ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है। इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। व्यक्ति दुर्भावना का शिकार तो हो जाता है, लेकिन उसकी दुर्भावना उसके दुश्मन के बजाय खुद उसे ही अधिक दुख देती है। एक किसने कहा है? चार्ल्स वॉक्सटन ने कहा है। बदलती तकनीक और बढ़ती चुनौतियां। टेक्नोलॉजी की खूब चर्चाएं हो रही हैं आजकल, आप देख रहे हैं। बीते 3.5 वर्षों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई ने दुनिया के कामकाज का तरीका बदल दिया, मगर इस कारण पैदा होने वाली चुनौतियों के बीच यह सवाल उठा कि आखिर इसे कैसे अपनाया जाए। शुरू में एआई को एक सहायक शक्ति के रूप में देखा गया और धीरे धीरे यह लगने लगा कि यह नई तकनीक कहीं लोगों से उनके काम ना छीनने लगे, क्योंकि नौकरियों में लगातार की जा रही छटनियों ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया। सबसे ज्यादा असर तो उन कंपनियों पर पड़ा जिनका सीधा संबंध इस तकनीक को पैदा करने वाले क्षेत्र यानी कि कंप्यूटिंग और सूचना प्रौद्योगिकी से है। कई कंपनियों ने अपने कार्यबल में कटौती भी की। लगभग हर बार तर्क दिया गया कि भविष्य एआई का है, इसलिए संगठनों को अधिक चुस्त, अधिक उत्पादक और प्रतिस्पर्धी बनाना जरूरी है। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की। एक कंप्यूटर की ऐसी, एक तरह से आप देखिए, कंप्यूटर विज्ञान की एक तकनीक है। इसके जरिए मशीनों और कंप्यूटरों में इंसानों की तरह सोचने, समझने, सीखने और फैसले लेने की क्षमता बनाई जाती है। फिलहाल इस प्रश्न का कोई सीधा उत्तर नहीं है, मगर इस सच्चाई से हम मोह नहीं चुरा सकते कि एआई ने कार्यस्थलों को बदलना शुरू कर दिया। दोहराए जाने वाले कार्य, प्रारंभिक विश्लेषण, ग्राहक सहायता, दस्तावेज तैयार करना, कोड लिखना और डेटा प्रसंस्करण जैसे अनेक काम पहले की तुलना में कहीं अधिक तेजी से एआई से लैस मशीनें कर रही हैं। दूसरी ओर यह भी उतना ही सच है कि अनेक कंपनियां उन वित्तीय और प्रबंधकीय निर्णयों को भी एआई के खाते में डाल रही हैं, जिनकी जड़ें महामारी कोविड-19 के बाद की आर्थिक परिस्थितियों, निवेशकों के दबाव और लागत घटाने की रणनीतियों में है। यही कारण है कि श्रम बाजार के विशेषज्ञ अब एआई वॉशिंग जैसी अवधारणा पर गंभीरता से चर्चा कर रहे हैं। यानी कि यहां तकनीक को वास्तविक कारण से अधिक बड़ा कारण बताकर पेश किया जाता है। हाल की मशीनों में यह बहस और तेज हुई है। कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने छटनी के साथ साथ एआई निवेश बढ़ाने की घोषणा की है। अनेक कंपनियां समानांतर रूप से एआई विशेषज्ञों, इंजीनियरों और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों, डेटा वैज्ञानिकों की नई भर्तियां भी कर रही हैं। इसका अर्थ यह है कि नौकरियां पूरी तरह खत्म नहीं हो रही हैं, बल्कि उनका स्वरूप बदल रहा है। विश्व आर्थिक मंच की फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 इस बदलाव का अधिक संतुलित चित्र प्रस्तुत करती है। इसके अनुसार 2030 तक वैश्विक स्तर पर लगभग 22% नौकरियां किसी न किसी रूप में प्रभावित होंगी और इस अवधि में लगभग 17 करोड़ नई भूमिकाएं वाली नौकरियां पैदा होगी, जबकि लगभग 9.2 करोड़ पुरानी भूमिकाओं वाली नौकरियां समाप्त होंगी। यानी कुल मिलाकर रोजगार में वृद्धि की संभावना बनी हुई है और इससे साफ है कि असली चुनौती रोजगार की संख्या नहीं, बल्कि कौशल का परिवर्तन है। दुनिया के कुछ विकसित देशों के लिए कौशल परिवर्तन शायद ज्यादा बड़ी समस्या ना हो, लेकिन भारत के लिए यह चुनौती कहीं अधिक जटिल है। दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी और विशाल आईटी क्षेत्र वाले देश के रूप में भारत वैश्विक तकनीकी बदलाव से सीधे प्रभावित होता है। असल में आप देखिए, समस्या यह है कि आईटी और एआई का भारतीय परिदृश्य काफी हद तक दुनिया के विकसित देशों से मिलने वाले कामकाज पर आश्रित है और आप देखिए, एआई पर होने वाली वैश्विक बहस भारत के लिए केवल तकनीक नहीं, बल्कि सामाजिक आर्थिक सवालों से भी जुड़ी है। एआई की वास्तविक क्षमताओं को लेकर कई बार अतिशयोक्तिपूर्ण बातें की जाती हैं। यह समझना होगा कि इसका सबसे प्रचलित रूप जेनरेटिव एआई है। किसी सवाल या जिज्ञासा का समाधान के रूप में एक उत्कृष्ट प्रारूप तैयार कर सकता है, विशाल मात्रा में डेटा का विश्लेषण कर सकता है और आप देखिए, नियमित कार्यों को स्वचालित बना सकता है, मगर जटिल निर्णय, नैतिक विवेक और नेतृत्व, मानवीय संवाद, संकट प्रबंधन और रचनात्मक रणनीति और संदर्भ आधारित निर्णय अभी भी मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत है। यही कारण है कि अनेक संस्थानों को
कुछ क्षेत्रों में पूरी तरह मशीनों पर निर्भर रहने के बाद दोबारा अनुभवी कर्मचारियों की जरूरत महसूस हुई। हाल में इसकी मिसाल अमेरिकी वाहन निर्माता कंपनी फोर्ड में दिखी, और जिसने अपने करीब 350 पुराने कर्मचारियों को दोबारा नौकरी पर बहाल किया। इन कर्मचारियों को एआई से स्वचालित कार्यों की बढ़ोतरी और लागत घटाने के बड़े दावों में नौकरी से निकाल दिया गया था। इस अनुभव ने यह स्पष्ट किया कि एआई से तकनीकी दक्षता तो बढ़ सकती है, लेकिन यह तकनीकी संस्थागत अनुभव मानवीय समझ का विकल्प अभी नहीं बन सकती। एक और अहम पहलू यह है कि एआई के कारण सबसे अधिक दबाव शुरुआती स्तर की नौकरियों पर दिखाई दे रहा है। पहले जिन भूमिकाओं में नए स्नातकों को प्रशिक्षण मिलता था उनमें अब स्वचालन बढ़ रहा है। यदि कंपनियां प्रवेश स्तर की भर्तियां घटाती हैं तो भविष्य में अनुभव नेतृत्व कहां से आएगा? और यही चिंता हाल में कई श्रम विशेषज्ञों और मानव संसाधन संस्थाओं ने भी व्यक्त की है। उनका कहना है कि एआई के कारण शुरुआती नौकरियों का स्वरूप बदलना स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें पूरी तरह समाप्त करना भविष्य की प्रतिभा श्रृंखला को कमजोर कर सकता है। भारतीय विश्वविद्यालयों और पेशेवर शिक्षण संस्थानों के लिए सबसे बड़ा संदेश शायद ही कोई हो। आज भी बड़ी संख्या में संस्थान ऐसे पाठ्यक्रम पढ़ा रहे हैं जिनका उद्योग की बदलती जरूरतों से सीमित संबंध है। अगर विद्यार्थी केवल पारंपरिक प्रोग्रामिंग, प्रबंधन या लेखांकन सीख कर निकलेंगे तो वे तेजी से बदलते रोजगार बाजार में पिछड़ सकते हैं। अब हर क्षेत्र में एआई साक्षरता, डेटा विश्लेषण, डिजिटल नैतिकता, मानव एआई सहयोग, साइबर सुरक्षा और समस्या समाधान जैसी क्षमताओं को मुख्यधारा का हिस्सा बनाना होगा। ऐसे में अगर भारत केवल वैश्विक कंपनियों के लिए आउटसोर्सिंग का केंद्र बना रहता है तो हर वैश्विक तकनीकी पुनर्गठन का झटका भारतीय युवाओं को झेलना पड़ेगा। लेकिन देश एआई अनुप्रयोग, चिप डिजाइन, डेटा सेंटर और रोबोटिक्स पर कम करने के साथ विश्वसनीय डिजिटल अवसंरचना विकसित करना क्या करता है, तो इन बदलाव को रोजगार के नए अवसरों में बदल सकता है। यह तकनीकी निवेश के साथ आर्थिक आत्मनिर्भरता का भी प्रश्न है। इतिहास बताता है कि हर बड़ी तकनीकी क्रांति ने कुछ नौकरियां समाप्त की हैं, लेकिन उससे कहीं अधिक रोजगार के नए अवसर भी पैदा किए हैं। कंप्यूटर, इंटरनेट और स्मार्टफोन के साथ भी यही हुआ था। एआई भी उसी क्रम की अगली कड़ी है। फर्क केवल इतना है कि इस बार बदलाव की गति कहीं अधिक तेज है। सवाल यह नहीं है कि एआई कितनी नौकरियां समाप्त करेगा, सवाल यह है कि क्या हम अपने युवाओं को ऐसे कौशल दे रहे हैं जो मशीनों के साथ मिलकर काम कर सकें। अगर उत्तर नहीं तो समस्या एआई नहीं, हमारी नीति, शिक्षा और प्रशिक्षण व्यवस्था है। यदि उत्तर हाँ है तो यही तकनीक भारत को वैश्विक ज्ञान अर्थव्यवस्था में नई ऊंचाइयों पर भी पहुंचा सकती है। भविष्य का विजेता वह समाज होगा जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग मानव बुद्धिमत्ता को प्रतिस्थापित करने के लिए नहीं, बल्कि उसे और अधिक सक्षम बनाने के लिए करेंगे। और वो कहा जाता है ना कि देखिए एआई का उपयोग हम सहायक के रूप में कर सकते हैं, विकल्प के रूप में नहीं कर सकते हैं। और देखिए कोई भी टेक्नोलॉजी हो, उसका उपयोग हो तब तक तो अच्छा है, जब दुरुपयोग बढ़ जाता है तो खराब हो जाती है। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर बता सकते हैं। कथनी बनाम करनी, ये हम जो भी शब्द बोलते हैं वह मूल्यवान तभी हैं जब उनके अनुसार ही हमारा व्यवहार हो, हमारे आचरण में वह उतरे। अपनी जुबान से कुछ और बोला जाए और व्यवहार में कुछ और देखें, या यूं कहा जाए कि अपनी कथनी और करनी में अंतर हो, तो फिर उन शब्दों का कोई अर्थ नहीं रह जाता। वह मात्र एक दिखावे से अधिक कुछ नहीं होता है। दिखावे से किसी को कुछ समय के लिए ही बेवकूफ बनाया जा सकता है। कभी ना कभी सामने वाले व्यक्ति को सब कुछ पता चल जाता है। इसके बाद वह कथनी कुछ और करनी और कुछ और वाले व्यक्ति का असली चेहरा देख लेता है। जाहिर है कि उसके बाद दोहरे मानक वाले व्यक्ति की विश्वसनीयता खत्म हो जाती है। कई बार वह नजरों से गिर जाता है। झूठा आत्म प्रदर्शन कभी भी किसी व्यक्ति को स्थायी सम्मान नहीं दिला सकता, चाहे यह हम घरेलू जीवन में करें या सामाजिक जीवन में। सच यह है कि शब्द व्यक्ति का परिचय देते हैं, लेकिन व्यवहार असल पहचान होती है। मान लिया जाए कि कोई शिक्षक दिन भर नैतिकता से भरी अच्छी बातें करता है, आचरण पर लंबे लंबे भाषण देता है, सत्य, अहिंसा का पर ज्ञान देता है, लेकिन अगर वह खुद व्यवहार में इन बातों पर अमल नहीं करता तो कोई भी उसका सम्मान नहीं कर पाता, और ना विद्यार्थी, ना समाज और ना परिवार वाले। सम्मान पाने के लिए या विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए हमारे शब्द और आचरण का एक समान रहना बहुत जरूरी है। और
यही सही भी है। इसलिए हम सभी को अंतरात्मा में झांककर अपना अवलोकन करते रहना चाहिए। हम जो बोल रहे हैं वह हमारे आचरण से मेल खा रहा है या नहीं, इसका आत्मचिंतन जरूर करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो उसमें सुधार के लिए हर संभव कोशिश की जानी चाहिए। शब्द हमारे विचारों की अभिव्यक्ति होते हैं और जो हम लोगों से अपने आचरण के जरिए करते हैं। हमारा व्यवहार उसका क्रियात्मक रूप होता है। सबसे अच्छा है कि जैसे हम वास्तव में हैं वैसे ही दुनिया के सामने भी रहें। हो सकता है कि हमारे आचरण से कुछ लोग हमें पसंद करें और कुछ लोग नापसंद करें, लेकिन जो भी रहेगा वह सत्य रूप में सामने रहेगा। कभी किसी के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। मनुष्य में विसंगति साधारण बात है, लेकिन सबसे गलत यह है कि हम उस बात को स्वीकार ही ना करें और दुनिया को अपने बारे में झूठ परोसें, और इससे बचना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। कुछ लोग अपने प्रचार और छद्म प्रदर्शन पर ही पूरा जोर देते हैं और लोगों के सामने अपनी ऐसी छवि प्रस्तुत करते हैं कि लोग भ्रम में पड़ जाएं। ऐसे में एक सवाल उठता है कि आखिर लोगों के शब्द और व्यवहार में अंतर क्यों होता है। इसका एक ही सबसे बड़ा कारण लगता है इंसान का स्वार्थी होना। जब हम स्वार्थी हो जाते हैं तो हमारे शब्द और कर्म आमतौर पर कभी भी मेल नहीं खाते। आदर्श बातें कहना या आदर्श बातों पर ज्ञान देना बहुत आसान है। इसके लिए कुछ नहीं करना होता है, बस जुबानी जमा खर्च करना होता है। लेकिन अच्छा आचरण करने के लिए स्वार्थ का त्याग करना पड़ता है, अपने को संतोषी बनाना पड़ता है, खुद को अनुशासित रखना पड़ता है, अपने अंदर ईमानदारी रखनी पड़ती है। एक स्वार्थी व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं है कि वह अपने स्वार्थ का मोह छोड़ पाए। अगर हमारे विचार और व्यवहार में साम्य नहीं होता तो इसका सबसे बुरा प्रभाव यह पड़ता है कि लोगों का हमारे ऊपर से विश्वास खत्म हो जाता है। हमारे अच्छे कर्म पर भी कोई भरोसा नहीं दिखा पाता है। दरअसल किसी का भरोसा कमाना बहुत आसान है, लेकिन एक बार भरोसा टूट जाए तो उसको पूर्ण रूप से वापस पाना कई बार असंभव हो जाता है। कहीं ना कहीं व्यक्ति के मन में वह बात याद रहती है, इसलिए भरोसा दोबारा स्थापित करना बेहद मुश्किल होता है और उसके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। सच यह है कि जो रिश्ते हैं हमने भरोसे के बल पर कमाए होते हैं वह हमारे शब्द और व्यवहार में अंतर की वजह से दूर हो जाते हैं। सामान्य व्यक्ति के व्यवहार और विचार में अंतर है तो उसका प्रभाव सिर्फ घर परिवार या अपनी जान पहचान वालों के बीच होता है, लेकिन वहीं पर कोई सार्वजनिक हस्ती या नेता हो और उसके शब्द और व्यवहार में अंतर रहता है तो इसके समाज में व्यापक प्रभाव पड़ते हैं। अव्वल तो उसके नेतृत्व की विश्वसनीयता खत्म हो जाती है। दूसरा, समाज में पाखंड और अवसरवाद को बढ़ावा मिलता है। समाज में नैतिक मूल्यों का ह्रास होता है। सोच कर देखा जा सकता है कि ऐसे व्यक्ति का दोहरा चरित्र समाज में कितना कुप्रभाव डालता है। इसी तरह की समस्याओं का समाधान किसी भी कानून या धारा के जरिए नहीं निकाला जा सकता और जिसकी बाहरी रूप के बदले किसी को सजा मिल जाए और इसकी अपनी अंतरात्मा की अदालत में ही सुनवाई होती है और फैसला आते हैं। भले ही दुनिया हमारा सच नहीं जाने, लेकिन हर व्यक्ति अपना सच स्वयं जानता है और दुनिया की हर अदालत से बड़ी अपनी अंतरात्मा की अदालत होती है। इसलिए हर व्यक्ति को स्वयं से यह प्रश्न अवश्य पूछना चाहिए कि वह जो शब्द बोल रहा है और जो व्यवहार कर रहा है क्या वह समान है। अच्छे शब्दों से हम किसी से परिचय तो बना सकते हैं, लेकिन अपने अच्छे व्यवहार से हम व्यक्ति के दिल में जगह बना सकते हैं। अच्छा आर्टिकल लिखा जाता है, यह आप देख लीजिए, टिप्पणियां रहती हैं छोटी छोटी, और इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना, टेलीग्राम में, पर वहां डाल दिया जाता है, तो वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। सदन का समय। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद जनहित से जुड़े मुद्दों पर बहस का सर्वोच्च मंच होता है, तो ऐसे में सरकार विपक्ष की जिम्मेदारी हो जाती है कि वे इसकी उपयोगिता और महत्व को कायम रखें। विडंबना है कि जब भी संसद का सत्र शुरू होता है, किसी न किसी मुद्दे पर सरकार विपक्ष के बीच असहमति एक टकराव में तब्दील हो जाती है। अभी मानसून सत्र चल रहा था ना, हंगामे में गुजरा और आप देखिए कोई सार्थक बहस ही नहीं हो पाई, और इस पर आप देखते हैं कि हर दिन आपका पैसा पानी की तरह बहा जाता है। दोनों सदनों का ज्यादातर समय बेकार चला जाता है। एक और विपक्षी पार्टी सरकार से किसी मुद्दे पर जवाब की मांग करती है, तो दूसरी ओर सरकार आमतौर पर ऐसी मांगों की अनदेखी करने का रोक अख्तियार कर लेती है। नतीजतन हंगामे और सदन को स्थगित किए जाने के समानांतर विपक्ष के वही गबन के बीच संसद की कार्रवाई महज औपचारिकता बनकर रह जाती है, जबकि इसी बीच सरकार अपनी सुविधा के मुताबिक ऐसे मसलों पर तैयार विधेयकों को भी बिना चर्चा के पारित करा लेती है, जिन पर विपक्षी दलों के विचार और व्यापक बहस
की जरूरत होती है। इसमें भी तो यही हुआ, बहुत सारे बिल आप देखते हैं पास हो गए। इस सत्र में कई ऐसे विधेयकों को पारित करने में इतना कम वक्त लगा मानो उसके लिए औपचारिकता निभाई गई। सवाल है कि इस तरह की स्थितियों में संसद लोकतंत्र की क्या अहमियत रह जाती। मानसून सत्र के 3 सप्ताह जिस तरह सिर्फ हंगामे और विपक्ष के बहिगमन के दौरान बार बार स्थगित होते हुए गुजर गए, उससे एक बार फिर यह सवाल उठा, क्या संसद को अब सिर्फ दिखावे का ठिकाना मान लिया गया? वरना क्या वजह है कि एक और विपक्षी दलों की ओर से पूरे सत्र के दौरान नीट प्रश्न पत्र, राम मंदिर, दान राशि में कथित गड़बड़ी, विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर सरकार को घेरा गया, संबंधित और जिम्मेदार मंत्रियों से जवाबदेही की मांग की गई। वहीं सरकार ने इस मसलों पर एक विचित्र चुप्पी ओढ़ी रखी। खासतौर पर दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की बेरहमी और पैलेट गन चलाने के सवाल पर विपक्ष ने सवाल मांगा, लेकिन गृह मंत्री ने आखिरी दिन इसे लेकर थोड़ी सक्रियता दिखाई, जो प्रकारांतर से बेमानी साबित हुई। अगर यही रोक पहले जाहिर किया गया होता तो संभव है कि संसद में कुछ मुद्दों और पेश किए गए विधेयकों पर बहस की गुंजाइश निकल पाती है। मैं नहीं कहता हूं कि देखिए दोनों बराबर हैं, 1 पे 11 हैं, समझ रहे हैं आप? ना तो सरकार कम है, सत्ता पक्ष कम है, और ना ही आप देखिए विपक्ष कम है। अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि अलग अलग मुद्दों पर सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध कायम रहने की वजह से कार उत्पादकता लोकसभा में महज 19% और राज्यसभा में 39% रही। अब इस बात पर चिंता जताने में शायद सभी दल शामिल होंगे कि संसद की कार्रवाई नहीं चलने की वजह से करोड़ों रुपए बर्बाद हो गए। यह समझना मुश्किल है कि संसद की कार्रवाई के दौरान मुद्दों पर मत विरोध उभरने, सदन स्थगित किए जाने या फिर विपक्ष के बहिर्गमन के तमाम उदाहरण सामने रहते हुए भी सरकार की ओर से कोई ऐसी पहल नहीं दिखती कि वह सत्र की शुरुआत से पहले सभी विपक्षी दलों को विश्वास में ले और जरूरी मुद्दों पर चर्चा सुनिश्चित करे। जिस तरह जनहित से जुड़े मामलों पर विधेयकों को बिना बहस या चर्चा के ही पारित कर दिए जाने की परंपरा चल पड़ी थी, उसका सीधा असर जनता के अधिकारों और लोकतंत्र की सेहत पर पड़ेगा। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि संवाद, बहस या चर्चा संसद की कार्रवाई के जीवन तत्व हैं और इसे सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सभी दलों की है, लेकिन इसके लिए सरकार की जवाबदेही ज्यादा बनती है। यातना के स्कूल, ये देश भर में स्कूली बच्चों को शारीरिक दंड देने पर कड़ी पाबंदी है। बावजूद इसके आए दिन राज्यों में से ऐसी घटनाएं सामने आती है जिनसे लगता है कि शिक्षकों को ना तो अपने दायित्व का बोध है, न शिक्षा का अधिकार की अधिनियम की धारा 17(1) की फिक्र है। विद्यालय में शिक्षक आज भी विद्यार्थियों को मानसिक और शारीरिक रूप से पितादिक करने से बाज नहीं आ रहे हैं। बीती 20 जुलाई को तमिलनाडु के तेनकासी जिले के एक सरकारी स्कूल में 10वीं कक्षा की छात्राओं के साथ जो बर्ताव किया गया वह उनके लिए एक बुरे सपने की तरह था। खबरों के मुताबिक आरोपी शिक्षिका ने 10 छात्राओं को बेंच से इस कदर पीटा कि उनके हाथों में गंभीर चोटें आई, वे परीक्षा देने में भी असमर्थ हो गई। दरअसल शिक्षिका 11वीं कक्षा को पढ़ा रही थी, तभी बगल की 10वीं कक्षा में शोरगुल से भी इतनी नाराज हो गई कि उन्होंने कक्षा में जाकर छात्राओं को बुरी तरह पीटा। इस दौरान उन्होंने शिक्षण स्कूल परिसर के सभी नियमों को ताक पर रख दिया। ये आप देखिए तमिलनाडु है, चेन्नई इसकी राजधानी है, इसकी सीमा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल से लगती है। गौरतलब है कि विद्यालयों में किसी भी स्थिति में शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जाने को शिक्षा का अधिकार अधिनियम का उल्लंघन माना गया, और फिर भी यह बात वरिष्ठ शिक्षिका कैसे भूल गई जब वे खुद इस अधिनियम का पालन नहीं कर रही, तो विद्यालय का परिवेश बच्चों के लिए कैसा होगा। पीड़ित छात्राओं में से एक छात्रा की मां की शिकायत के बाद पुलिस ने शिक्षिका के खिलाफ मामला दर्ज किया। वैध से जख्मी हुई छात्राओं को चिकित्सा सहायता दी गई, लेकिन सवाल यह है कि छात्राओं के मन मस्तिष्क पर लगे जख्म कैसे भरेंगे। आमतौर पर देखा गया कि विद्यार्थियों पर पिटाई का न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्तर पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कई बार विद्यार्थियों का भावी जीवन और शिक्षण भी इससे प्रभावित होता है। पिटाई को ही एकमात्र हल मान लेने वाले शिक्षकों को क्या बच्चों के मनोविज्ञान की इतनी भी समझ नहीं होती कि ऐसी स्थिति में विद्यालयों में बच्चों को सुरक्षित वातावरण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का लक्ष्य कैसे पूरा होगा। असुरक्षा बोध से ग्रस्त विद्यार्थी अगर स्कूल जाने से डरने लगे तो निस्संदेह यह चिंता की बात होगी। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो तो जरूर आप लोग बता सकते हैं। धन्यवाद।